MCQ नंबर 5 में देखा, a bookkeeper compared the business bank statement with cash book. बैंक रिकन्सिलिएशन कर रहा है और कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का कंपैरिजन कर रहा है. He then updated the cash book and finally prepared a bank reconciliation statement. Updated cash book बनाई और बैंक reconciliation statement फिर बनाई. कह रहा है reconciliation statement क्यों बनाते हैं? Adjusted cash book बनती है और reconciliation statement बनती है. तो उसका सवाल है reconciliation statement क्यों बनाते हैं? एडजस्टेड कैश बुक में क्या लिखते हैं? जो हमने मिस किया हुआ है, नॉट येट रिकॉर्डेड चीज़ें एडजस्टेड कैश बुक में आती है, और जो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करी हुआ अनप्रेजेंटेड अनक्लियर्ड वो रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आती है. टू इंश्योर नो ट्रांजैक्शन हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द कैश बुक. कुछ कैश बुक से ओमिट ना हुआ हो वो हम कहाँ लिखते हैं? जो कैश बुक से ओमिटेड होता है वो कहाँ आता है? उसके लिए रिकन्सिलिएशन नहीं बनती, वो एडजस्टेड कैश बुक में आता है, नॉट येट रिकॉर्डेड. टू एस्टैब्लिश द वैल्यू ऑफ अनप्रेजेंटेड चेक्स. ये वैल्यू तो पहले से दी हुई होती है ना, तो ठीक है. अनप्रेजेंटेड चेक की वैल्यू निकालने के लिए नहीं बनती रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट. अनप्रेजेंटेड और अनक्लियर्ड होता है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट पे पहुंचते हैं हम, उसकी वजह से रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाकर. टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक बैलेंस एंड बैंक स्टेटमेंट बैलेंस. कैश बुक के बैलेंस में और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में जो फ़र्क होता है उसके लिए रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनती है. क्योंकि जब आप रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस ऐड अनप्रेजेंटेड लेस अनक्लियर्ड करके कहाँ पहुँचते हैं? तो बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस पे पहुंचते हैं. तो बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में और कैश बुक के बैलेंस में जो डिफरेंस होता है वो रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आ जाता है. सी आंसर हो. इफ एनी चेक्स हैड बीन डिसऑनर्ड, ये भी एडजस्टेड कैश बुक के अंदर आता है, डिसऑनर्ड चेक. सी आंसर. नंबर 6, सेल लेजर बोलते हैं इंडिविजुअल डेटर अकाउंट को. इंडिविजुअल डेटर का बैलेंस क्या था? 12,800. और कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस क्या था? 15,000. यानी कि इंडिविजुअल का बैलेंस कम है और कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस ज़्यादा है. कितना फ़र्क है इन दोनों में? डिफरेंस निकालें. 2400 का डिफरेंस है. क्या हुआ हुआ है 2400 से? इंडिविजुअल कम हुआ हुआ है और कंट्रोल अकाउंट. तो अब जो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रहा है ये, इन चारों ऑप्शन में से हमें वो ऑप्शन पिक करना होगा जिसमें फ़र्क आ रहा होगा 2400 रुपये का. और फ़र्क क्या आ रहा होगा कि रिकन्सिलिएशन कम हुआ हुआ होगा 2400 से और कंट्रोल अकाउंट 2400 से ज़्यादा हुआ होगा. तो वो वाला आंसर हमें ऑप्ट करना है. नंबर 1, a credit balance of 1200 was brought down as a debit balance in SLCA. क्रेडिट बैलेंस था 1200 रुपये का, यानी कि क्रेडिट साइड पे आना था ब्रॉट डाउन. हमने वो क्रेडिट पे तो लिखा नहीं और हमने उसको उल्टा डेबिट पे अलग लिख दिया SLCA के अंदर. यानी कि SLCA के अगर हम इसको क्रेडिट पे लिखते तो SLCA कम होता, क्रेडिट पे लिखते तो. हमने क्रेडिट पे नहीं लिखा, मतलब कम नहीं किया, उल्टा डेबिट अलग कर दिया, बढ़ा अलग दिया. तो SLCA क्या होगा फिर? 2400 से ज़्यादा हो जाएगा. ऑप्शन 2 भी देख लेता. बैड डेट 2400 रुपये का हमने पर्सनल अकाउंट में नहीं लिखा. पर्सनल अकाउंट तो वैसे ही कम हुआ है, ज़्यादा थोड़ी है वो. अगर 2400 लिखेंगे पर्सनल अकाउंट में तो वो इंडिविजुअल और कम हो जाएगा, तो फ़र्क और बड़ा हो जाएगा. ये ऑप्शन नहीं हो सकता. हाँ, अगर ये बोलता 2400 का बैड डेट कंट्रोल अकाउंट में नहीं लिखा तो हम कहते हैं हाँ कंट्रोल अकाउंट ज़्यादा हुआ है क्योंकि बैड डेट नहीं लिखा हुआ. बैड डेट लिखेंगे तो कंट्रोल अकाउंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. लेकिन ये बोल रहा है कस्टमर्स अकाउंट, इंडिविजुअल अकाउंट में बैड डेट नहीं लिखा हुआ, ये नहीं हो सकता.
क्योंकि अगर इंडिविजुअल अकाउंट में बैड डेट लिखेगा तो क्या होगा, इंडिविजुअल अकाउंट और कम हो जाएगा, फर्क और बढ़ जाएगा। नंबर 3, परचेज रिटर्न्स 1200। परचेज रिटर्न तो आती नहीं है एसएलसीए में, लेकिन इसने क्या करा, परचेज रिटर्न 1200 को एसएलसीए की डेबिट साइड पे लिख दिया, यानी कि एसएलसीए डेटर का अकाउंट है, डेबिट पे लिखेंगे, एसेट का अकाउंट है तो वो बढ़ेगा, तो 1200 को डेबिट पे लिख दिया, तो इससे क्या होगा, 1200 बढ़ेगा वो सिर्फ, जबकि फर्क कितने का है, 2400 का। सेल रिटर्न थी 1200 रुपए की, उसको 2 दफा हमने इंडिविजुअल अकाउंट में लिख दिया। एक दफा तो आना ही था, एक दफा तो ठीक लिखा है, आना ही था, एक दफा एक्स्ट्रा लिख दिया है सेल रिटर्न को 1200 इंडिविजुअल अकाउंट में, यानी कि इंडिविजुअल अकाउंट 1200 रुपये से कम हुआ हुआ, जबकि फ़र्क 1200 का आ रहा है इसकी वजह से, लेकिन फ़र्क ऊपर है कितने का, 2400 का, तो ये भी नहीं हो सकता। ये आंसर हो क्या चीज़, ये क्रेडिट बैलेंस था, यानी कि क्रेडिट साइड पे बैलेंस आना था 1200 रुपये का, क्रेडिट साइड पे बैलेंस आता तो वो चीज़ कंट्रोल अकाउंट क्या होता, कम होता, तो कम तो किया नहीं उसने, उल्टा डेबिट पे अलग लिख दिया, उसको बढ़ा अलग दिया, तो 1200 से कम होना था, कम नहीं किया, और 1200 से उल्टा बढ़ा दिया अलग, तो एसएलसीए 2400 से क्या हुआ है, ज़्यादा हुआ है, यही ऊपर जस्टिफाई कर रहा है। नंबर 7, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ब्रॉड डाउन है 1580, साल के आखिर में डेटर है 44,750। डेटर में हमें देखना होता है कि बैड डेट माइनस हुआ हुआ या माइनस करना है। इसने आगे बताया हुआ दिस इंक्लूडेड अ डेट ऑफ 12,500 कंसिडर्ड बैड डेट, इसमें 12,500 का बैड डेट अभी इंक्लूडेड है, हमें उसको हटाना पड़ेगा, तो 44,750 में से बैड डेट हटाएं 12,500 का, तो क्या डेटर बच गए, 32, ये डेटर बच गए बैड डेट के बाद, और 5% इनका पीबीडी बनाना है, तो 32,250 का 5% निकालें, पीबीडी कितना आ जाएगा इस साल का पीबीडी, 161.5, तो इस साल का पीबीडी आ गया 1612.5, पिछले साल का पीबीडी ब्रॉड डाउन में दिया हुआ है 1580, तो इस साल क्या हुआ है, पीबीडी ज़्यादा हुआ है, 1580 से प्रोविजन फॉर बैड डेट 1612.5 पर आया है, कितने से बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है 32 तो इंक्रीज 32.5, इंक्रीज होता है तो क्या होता है, पीबीडी एक्सपेंस 32.5 का एक्सपेंस आ रहा है। कभी कभी वो पूछता है बैड डेट और पीबीडी दोनों को नेट ऑफ करके बताओ क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे सिर्फ पीबीडी का पूछ रहा है, 32.5 का एक्सपेंस हो। विच स्टेटमेंट्स अबाउट वैल्यूइंग इन्वेंट्री आर करेक्ट, इन्वेंट्री को वैल्यू करते वक्त हम क्या देखते हैं, एनी चार्जेस फॉर कैरेज इनवर्ट शुड बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट, ये बात ठीक है, कैरेज इनवर्ट जो लगता है वो कॉस्ट में ऐड होता है इन्वेंट्री की, अगर 100 रुपये का स्टॉक खरीदा और उस पर 10 रुपये का कैरेज लगाए तो इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 110 हो जाएगी, तो कैरेज इनवर्ट कॉस्ट में ऐड होता है। नंबर 2, कॉस्ट शुड ऑलवेज बी कंपेयर्ड विथ नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये भी ठीक है, कॉस्ट को एनआरवी से कंपेयर किया जाता है, और कॉस्ट और एनआरवी में से जो छोटी वैल्यू उस पर लिखा जाता है स्टॉक को। कॉस्ट शुड ऑलवेज बी कंपेयर्ड विद रिप्लेसमेंट प्राइस, रिप्लेसमेंट प्राइस को हम कभी भी नहीं देखते, अगर सवाल में रिप्लेसमेंट प्राइस दी भी होती है तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ कंपैरिजन किसका होता है, कॉस्ट और एनआरवी का होता है, तो 1 and 2 ओनली, ये आंसर होगा। कैरेज इनवर्ट कॉस्ट में ऐड होगा, और हम कॉस्ट को फिर एनआरवी से कंपेयर करेंगे, जो छोटी वैल्यू उस पर रिकॉर्ड करेंगे। जब टॉपिकल एमसीक्यू करा रहा था उसके अंदर भी एक एमसीक्यू आया था, हमने कैरेज इनवर्ट को कॉस्ट में ऐड करा था, कॉस्ट निकाली थी और फिर एनआरवी भी निकाली थी। एनआरवी कैसे निकलती है, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेस टू सेल माइनस करके एनआरवी आती है, फिर दोनों में से जो छोटी वैल्यू होती है कॉस्ट और एनआरवी, उस पर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं।